देश भर में कल से शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इसकी शुरुआत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आज देश के 600 जिलों में शुभारंभ। कौशल विकास मंत्री ने विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ की बातचीत। आज मनाया जा रहा है सेना दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। लाभार्थी महिलाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में 16 जनवरी यानी कल से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग की शुरुआत करेंगे। हर केंद्र पर कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण किया जाएगा। अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और तमाम एजेंसियां मिशन मोड पर काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के टीकाकरण केंद्र पर कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक जंग का शुभारंभ करेंगे। हर एक केंद्र पर उस दिन कम से कम 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण संबंधी हर एक गतिविधि की निगरानी कोविन ऐप के जरिए सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के तहत मार्च के आखिर तक प्रथम चरण के 3 करोड़ लाभार्थियों के 60% से ज्यादा का टीकाकरण हो जाने की संभावना है। गौरतलब है कि पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चों पर तैनात कार्यकर्ताओं का टीकाकरण होना है। उसके बाद कोविन ऐप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। 16 जनवरी को 3006 ऐसे सेंटर होंगे जहां टीकाकरण होगा। बिल्कुल सेफ है, बहुत इम्यूनोजेनिक है। इनको अपनाइए, इनसे अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए, देश को बचाइए और हम कोरोना की लड़ाई इन वैक्सीन से जीतेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीमार लोगों को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं और 12 साल की उम्र से कम बच्चों को भी टीका नहीं लगाया जाएगा। दूसरी ओर अमिताभ बच्चन की आवाज में शुक्रवार से मोबाइल कॉलर ट्यून बदल जाएगी। शुक्रवार से वैक्सीनेशन पर आधारित कॉलर ट्यून सुनाई देगी, जो कि जसलीन भल्ला की आवाज में होगी। इस बीच विज्ञान बिरादरी से जुड़ी तमाम हस्तियों ने कोविड-19 के टीके से जुड़ी सभी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि हम अपने देशवासियों से अपील करते हैं कि वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और वैज्ञानिक समुदाय के खिलाफ राजनीतिक और बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाए जा रही भ्रांतियों को खारिज कर दें। उन्हें इस बात का एहसास करने की जरूरत है कि उनके निहित स्वार्थों के कारण जो उच्च मूल्यों वाली विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठा हमने कमाई है वो नष्ट हो रही है। हमारे प्रयासों से ही पूरी दुनिया में भारत टीके के निर्यात के मामले में अग्रणी होगा। शनिवार से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकारों ने कमर कस ली है। राज्य सरकारों की तमाम एजेंसियां इसके लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्रों पर लोगों को अपना परिचय पत्र भी दिखाना होगा। टीकाकरण अभियान से पहले स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों टीकों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए इस खत में कहा गया है कि जिससे पहला टीका जिस वैक्सीन का दिया जाएगा उसे दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की दी जाएगी। टीका लगाने से पहले लोगों की मेडिकल हिस्ट्री पता करना जरूरी होगा। जिन्हें किसी भी तरह की एलर्जी है उन्हें टीका देने से पहले सावधानी बरतने को कहा गया है। कोविड-19 टीका केवल 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही दिया जाना चाहिए। गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाएं टीके ना लगवाएं, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी भी कोरोना वायरस टीके के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं बनाया गया है। सिरसा में स्वास्थ्य विभाग के पास कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। विभाग पूरी तरह वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर तैयार है। उप सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेश भूषण ने बताया है कि आज कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई, जो सफल साबित हुई।
कल जिले के 4 बूथों पर टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश हैं कि प्रधानमंत्री इन सभी बूथों को लाइव देखेंगे और 2 बूथों पर उपस्थित स्टाफ या टीकाकरण करवाने आए लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात भी कर सकते हैं। इनॉग्रेशन किया जाएगा और यहाँ पे सिरसा के अंदर हमने 4 स्पॉट्स बनाए हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन होगी। सिविल हॉस्पिटल सिरसा के अंदर, सिविल हॉस्पिटल डबवली के अंदर, एसडीएच एलनाबाद तथा रानिया के अंदर। हर जगह पे अरेंजमेंट किया गया है कि 100 आदमियों को हम वैक्सीन कल के दिन में लगाएंगे और इसकी जो वैक्सीन है वो सुबह 8 बजे यहाँ से हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं एक साइड के लिए बनाए हैं, वो अपनी अपनी वैक्सीन लेके यहाँ से कल निकलेंगे सुबह। उसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट, जब प्रधानमंत्री जी की द्वारा इनॉग्रेशन किया जाएगा उसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट की जाएगी। ये वैक्सीन बिल्कुल फ्री है हमारे लिए। अभी तक डॉक्टर्स के लिए जो कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन सभी के ऊपर पहली डोज लगेगी। सेकेंड फेज के अंदर जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे यूएलबी के वर्कर्स हैं और बाकी हैं वो लगाएंगे उनको हम। और तीसरी फेज के अंदर जो 50 साल से ऊपर जिनको कोई और बीमारी साथ में है जैसे शुगर है या हाइपरटेंशन है, उनको ये तीसरे फेज में लगेगी। इसका सबसे जरूरी चीज़ है टेम्परेचर देखना। टेम्परेचर हमें दिन में 2 बार देखना होता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। और सबसे इसमें ज़रूरी चीज़ है, जब वैक्सीन हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें कंडीशनड आइस पैक होने चाहिए, क्योंकि अगर जमे हुए आइस पैक लेके जाएंगे तो वैक्सीन ख़राब हो सकती है। तो उसके लिए हम पहले कम से कम आधा घंटा पहले आइस पैक को निकाल लेंगे, उसको कंडीशन करेंगे। कंडीशनिंग होने के बाद तो आइस पैक का टेम्परेचर 2 से 8 में आ जाएगा तो उसमें वैक्सीन कैरी करेंगे। सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत आज बेनतीजा खत्म हो गई। अब अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को करने पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जो चर्चा आज हुई है उसे यूनियन अगले दौर की वार्ता में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि वार्ता के माध्यम से इसका हल निकले और ये आंदोलन समाप्त हो। प्रधानमंत्री की कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आज देश के 600 जिलों में शुरू हुआ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए जमाने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास केंद्रों के विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। स्किल इंडिया मिशन के चौथे चरण में 2020-21 के दौरान 949 करोड़ रुपए की लागत से 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। गूंज उठा कौशल का नारा, आत्मनिर्भर बनेगा देश हमारा। ये बड़ा ही मूल्यवान नारा हमारी सारी टीम ने दिया है। आज इसी नारे को चरितार्थ करने के लिए हम सब PMKY 3 का मिशन बना करके, मिशन वाक्य, ध्येय वाक्य से मान करके वर्ल्ड की स्किल कैपिटल बनाने का जो सपना नरेंद्र मोदी जी का है, विश्वप्रिय नेता का, और जो हमारे देश में अपार संभावनाएं हैं, उसका सदुपयोग करते हुए हम सब आगे बढ़ सकें। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। मौके पर CDS जनरल विपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सेना दिवस पर भारतीय सेना के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को शुभकामनाएं। हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत साहसी और प्रतिबद्ध सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए हमेशा आभारी रहेगा। जय हिंद। सेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जवानों को सलाम किया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि मां भारती की रक्षा में पल पल मुस्तैद देश के पराक्रमी सैनिकों और उनके परिजनों को सेना दिवस की हार्दिक बधाई। हमारी सेना सशक्त, साहसी और संकल्पबद्ध है, जिसने हमेशा देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। समस्त देशवासियों की ओर से भारतीय सेना को मेरा नमन। सेना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर जवानों को सलाम करते हुए उन्हें और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश भारतीय सेना के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान को सलाम करता है। भारत को देश के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा पर गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ट्वीट कर थल सेना दिवस के अदम्य साहस और पराक्रम की परिचायक भारतीय थल सेना के सभी सैनिकों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने सदैव अपने साहस, शौर्य और बलिदान से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया है। जय हिंद।
प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। यमुनानगर में खाता धारक लाभार्थी महिलाओं का कहना है कि जब देश में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई थी तब प्रधानमंत्री ने इस योजना के तहत उनका खाता खुलवाया और तब से उनके खातों में 500 रुपए प्रति माह आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से उन्हें जरूरत की चीजें खरीदने में मदद मिली है और वे इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खातों में 500 रुपए दिए, उसके लिए हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 500 रुपए आए जी 2 बारी। अरे दूसरे खाते में जी मेरे 1000 रुपये हफ्ते में आए, 5000 आए जी, फिर 7000 आए जी। ठीक है लग गया जी, बहुत बढ़िया लग गया जी, थोड़ा गरीबों को सहारा लग गया। प्रधानमंत्री जी को कर दिया जी, मोदी को। कोरोना काल में हमें जब दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा, तो क्या कहते हैं मोदी सरकार ने हमें पैसे दिए, मेरे खाते में आए थे 5000 पहले, 500 बाद में आए थे के तहत ये पैसे हमारे कोरोना काल में आए थे। तो जिन्होंने हमें कोई पैसे नहीं दिए, तो मैं शुक्रगुजार करती हूँ मोदी सरकार का, जिन्होंने हमारा वो सहारा दिया। जब कोरोना चल रहा था जी, वहाँ पर 500 रुपये आए जी 3 महीने। मोदी का जी जिसने भी जाए जनधन 500 आए जी, 3 बार आए जी, मोदी का करते हैं जी। हमारे खाते में 500 रुपये आए थे और गेहूँ मिली हमें कोटे से, और मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 3 बार आए हैं जी, बहुत खुशी, क्योंकि घर में सभी परेशान बैठे थे, किसी से जो 1 रुपया भी धारा नहीं मिल रहा था। चलो मोदी जी ने ये 500 तो पाए थे, घर का खर्च तो चला था। 500 रुपया मिल जाएगा, मिलना 3 फेरी आएगी। कुछ होता जी, उसमें इतनी तंगी में दिए उसने, मैं तो लक्की बराबर थे भी जी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। सर्दी के मौसम में बढ़ रही ठंड को देखते हुए चिकित्सकों ने आम जन को आगाह किया है कि वे गर्म कपड़ों का प्रयोग करें और आवश्यकता ना हो तो घरों पर ही रहें। जींद में स्वास्थ्य विभाग के उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि कोरोना के प्रकोप पर अंकुश लगाने के लिए मास्क का प्रयोग करें, जो ठंड और इन्फेक्शन से भी बचाव करता है। उन्होंने बताया कि कुछ समय के अंतराल के बाद गर्म पेयजल का सेवन करें। वृद्धजनों और छोटे बच्चों का ठंड से बचाव के लिए विशेष ध्यान रखें कि लोग अपने आप को ठंड से बचा कर रखें। विशेष रूप से जो हमारे वृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, उनको ठंड के लिए ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बच्चों को हर समय पूरी तरह कपड़े पहना कर रखें और बिना ज़रूरत के वो बाहर ना लेके जाएं। ऐसे ही जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं या जिनको साथ में और कोमोर्बिडिटी है, वो ठंड से बचकर रहें। पूरा हर समय कपड़े पूरे पहन के रखें। अगर कहीं मार्केट में जाना आना पड़ता है तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, सिर पे टोपी ओढ़ के जाएं। छोटे बच्चों के लिए ठंड जो है एक बहुत ही समस्या बन जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, तो तुरंत ही ठंड कैच करके और निमोनिया हो जाता है, उनको खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है हमें खास ही ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चों का, जैसे नवजात शिशु हैं, उनको अंदर ही रखें, गर्म कमरे में रखें। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं से लगातार संपर्क करते रहें और उन्हें परिश्रम से तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। इसके अलावा अधिक से अधिक ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन करें। उप मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ में रोजगार विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलुओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सक्षम युवा योजना के तहत अब तक कुल 2,71,963 युवाओं के आवेदन अनुमोदित किए गए, जिनमें से 1,20,765 युवाओं को किसी विभाग या कंपनी में 100 घंटे का काम दिलवाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कल नारनौल माइनर का निरीक्षण किया। नारनौल को बाढ़ से रोकने के लिए बनाए गए इस डैम से पानी मांदी गांव में कृष्णावती नदी में गिरेगा। उन्होंने कहा कि पहली बार महेंद्रगढ़ जिले के आखिरी छोर तक पानी पहुंचा है। इसके बाद उन्होंने शहर के जलघर का भी निरीक्षण किया और सिंचाई विभाग के अधिकारी को नहर में अतिरिक्त पानी छोड़ने के आदेश दिए।
प्रदेश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गौरवपूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पंचकुला में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में इसी दिन सायंकाल एट होम का भी आयोजन किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता कुरुक्षेत्र, उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा महेंद्रगढ़ नारनौल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अंबाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुरुग्राम, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रेवाड़ी, बिजली मंत्री रणजीत सिंह यमुनानगर, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल रोहतक और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल करनाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव झज्जर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा फतेहाबाद, श्रम रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक पलवल और खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह फरीदाबाद में ध्वजारोहण करेंगे। करनाल मंडल के आयुक्त करनाल में, अंबाला मंडल के आयुक्त कुरुक्षेत्र में, रोहतक मंडल के आयुक्त सोनीपत में, फरीदाबाद मंडल के आयुक्त नूंह में, हिसार मंडल के आयुक्त हिसार में, सिरसा के उपायुक्त सिरसा में, कैथल के उपायुक्त कैथल में, जींद के उपायुक्त जींद में, भिवानी के उपायुक्त भिवानी में और चरखी दादरी के उपायुक्त चरखी दादरी में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से शुरू होगा विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इसकी शुरुआत। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण का आज देश के 600 जिलों में शुभारंभ। कौशल विकास मंत्री ने विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के साथ की बातचीत। आज मनाया जा रहा है सेना दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। लाभार्थी महिलाओं ने सरकार का किया धन्यवाद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।